अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आज की क्लास के अंदर जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर्स। लास्ट हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म किया था उसके अंदर हमारी तकरीबन तकरीबन हमारी 14 टू 15 क्लासेस थी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक पूरा कंप्लीट डेप्रिसिएशन का टॉपिक कंप्लीट किया। और उससे पहले जब मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा रहा था तो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हुए मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सिखाई थी विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हम पहले एक इनकम स्टेट बनाते थे, फिर हम एक बैलेंस शीट बनाते थे, बट हम सारी एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर दिया करते थे। याद करें कि हम लोगों ने जो लास्ट जब ये वाले क्वेश्चंस करे थे तो उसके अंदर हम क्या करते थे, इन सारी एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर दिया करते थे और उसके बाद फिर हम सवाल सॉल्व किया करते थे। बट अब हम लोग डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ने के बाद, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का टॉपिक पढ़ने के बाद, बेड डेट का टॉपिक पढ़ने के बाद, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ने के बाद, ये सारे टॉपिक जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अब हम इस लायक हो चुके हैं कि हम इन सोल ट्रेडर्स के सवालों को विद एडजस्टमेंट सॉल्व कर सके। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा कि हम लोग जब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी उन सबको हम कंसिडरेशन के अंदर लेके आएंगे, उन सबको पढ़ेंगे, उन सबको सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दिया करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, और ये जे मॉरिस करके सवाल है, मैं सवाल पढ़ रहा हूं और अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि यार हम किस हद तक इसको अब आराम से समझ सकते हैं चीजों को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात होती है। देखो बोलता है जे मॉरिस was in a business as a retailer and the following balances were extracted from his books on 30th of June 1974। अब बोल रहा है कि ये कुछ डेटा है जो इसकी बुक से हमने निकाला है और याद रखिएगा ये डेटा 30th ऑफ जून 1974 का है, यानी कि ये आपका ईयर एंड डेट दी हुई है, यानी कि साल इनका खत्म होता है 30th ऑफ जून 1974। सबसे पहले ना आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए हर सवाल सॉल्व करते हुए कि इस बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो नॉर्मली जब बिजनेस एंड हो रहा है 30th ऑफ जून को, यानी कि 30th ऑफ जून को अगर एंड हो रहा है 1974 को, तो इसकी ओपनिंग डेट क्या होगी? तो ओपनिंग डेट होगी 1 जुलाई। नेक्स्ट डे सोचे करें और एक ईयर पीछे ले जाए करें 1973। 30th ऑफ जून के बाद अगली डेट क्या होगी? अगली डेट 1 जुलाई होगी। तो मैंने डेट लिखी 1 जुलाई और एक ईयर पीछे कर दिया, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड बन गया। यानी कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वो इस ईयर की बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर एक सवाल को देखें। सवाल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन यहां पे आपको ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में नहीं दी हुई बल्कि एक लिस्ट की फॉर्म में दी हुई है सारी इंफॉर्मेशन। यानी कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है उसने 4900। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मुझे एक बात बताओ, ये अगर तुम 4900 के बैलेंस को हम क्या करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, हम ये 4900 के बैलेंस को अगर आपसे ये पूछें कि यार ये मेरे ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे आना चाहिए या क्रेडिट साइड के ऊपर आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल है और कैपिटल की नेचर क्रेडिट नेचर होती है, तो ये आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करिएगा। तो मैं दो साइड्स बना लेता हूं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड सेम सवाल की। ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, अब मैं वो सारी इंफॉर्मेशन इधर यहाँ पे साथ साथ ला ला के रिकॉर्ड करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ रिकॉर्डिंग करते रहिएगा। सबसे पहले मुझे कैपिटल गिवन, अब ये कैपिटल होना किस साइड पे चाहिए ट्रायल बैलेंस के? सर ये आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट नेचर का बैलेंस है। फिर उसके बाद अगली चीज अगर आप देखें तो अगली चीज दी हुई है ड्रॉइंग्स। सर ड्रॉइंग्स जो होती है ना वो कैपिटल का ऑपोजिट होती है, तो ड्रॉइंग्स को होना चाहिए 1610 का ऑन द डेबिट साइड। इसी तरीके से फिक्शन एंड फिटिंग, सर एक एसेट होता है और अगर ये एक एसेट है तो सर इसको भी डेबिट पे होना चाहिए 760 का। सर ये जो पेटी कैश है, पेटी कैश भी आपका कैश होता है, यानी कि आपका एसेट होता है, तो इसको भी डेबिट साइड पे होना चाहिए आपके ट्रायल बैलेंस के। क्या सर ये रिक्वायरमेंट होगी सवाल के अंदर कि ट्रायल बैलेंस बनाने की? भाई आ सकती है, बट आपको क्लियर होनी चाहिए कौन सी चीज डेबिट साइड पर और कौन सी चीज क्रेडिट साइड के ऊपर है। फिर अगली चीज अगर आप यहां पे देखिए तो लिखी हुई है परचेजेस। अब परचेजेस क्या है? आपके बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस भी डेबिट नेचर चीज है, तो ये आपकी डेबिट साइड पे होना चाहिए 2220 का। फिर उसके बाद आपके पास अगली चीज है सेल्स, और सेल्स जो है आपके पास यहाँ पे गिवन वो है 30432 की। ये जो सेल्स है ये क्रेडिट नेचर होती है, क्योंकि सेल्स इनकम होती है, सेल्स रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट नेचर होती है, तो सर इसको आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड के ऊपर लिखें 30432 का। इसी तरीके से अगली चीज आप चले जाएं तो लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स, और परचेज रिटर्न्स परचेज का ऑपोजिट है। तो परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न्स एक्सपेंसेस को कम करेगा, तो जो चीज एक्सपेंस को बढ़ाती है वो डेबिट होती है, तो जो चीज कम करेगी वो क्रेडिट होती है। इसका मतलब ये क्रेडिट नेचर की चीज है, तो इसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे 158 का।
फिर उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसको हम ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक एट 1 जुलाई, देखो ओपनिंग डेट भी लिखी हुई है, हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कशन के अंदर भी ओपनिंग डेट यही लिखी थी, 1 जुलाई 1973। तो ये आपको जो स्टॉक दिया हुआ है इसको आप ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं या इसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। अब ये जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है ये एसेट होता है, देयरफॉर इसको डेबिट साइड पे होना चाहिए क्योंकि एसेट की नेचर डेबिट नेचर है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो अगली चीज लिखी हुई है मोटर वैन। अब ये जो आपको मोटर वैन गिवन है ना, ये आपका एक नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट है तो इसको भी डेबिट साइड के ऊपर होना चाहिए आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद वेजेस गिवन है, वेजेस एक जनरल एक्सपेंस होता है, यानी कि एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो जब ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो है, तो इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर डेबिट नेचर है 2694 का। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो तो अगली चीज लिखी हुई है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट भी आपका एक एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आप 718 का मेंशन कर लेंगे अपने पास डेबिट साइड पे। हीट एंड लाइट एक और एक्सपेंस है, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इसको भी नेचर डेबिट होनी चाहिए 234 की, तो इसको भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें। इसी तरीके से अगर आप अगली चीज देखें तो कैश एट बैंक दिया हुआ है। अब ये कैश एट बैंक आपका एसेट है, तो 1538 का डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें। सर दो चीजें आई हैं, एक कैश एट बैंक आया और एक पेटी कैश आया, दोनों में फर्क क्या है? देखो याद रखिएगा, हम बेसिक अकाउंटिंग के अंदर एक पेटी कैश बुक बनाया करते थे। तो पेटी कैश बुक क्या होती थी कि हम कुछ पैसा उठाते थे कैश का और वो उठा के अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसको दे दिया करते थे, बोलते थे जो भी छोटे मोटे खर्चे हो वो आप इस पैसे में से पूरे कीजिएगा, तो उसको पेटी कैश फंड्स कहा जाता था। और जो कैश एट बैंक है इसका मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना कैश रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई अब आगे आ जाए, तो हम लोगों ने बैंक से कुछ पैसा निकाल के पेटी कैश वाले को दे दिया और वो वहां से वो पैसा खर्च करता रहता है, तो दोनों ही एसेट है। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाइए जरा, अगली चीज लिखी हुई है सन्ड्राई एक्सपेंसेस। खुद बोल रहा है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस की नेचर भी डेबिट होती है, तो इसको भी किस साइड पे होना चाहिए, डेबिट साइड पे 396 का। अच्छा उसके बाद इसको 96 कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज लिखी हुई है डेटर्स। अगर आप डेटर्स को देखें तो डेटर्स आपको गिवन है 1536 के। डेटर्स एक पुराना नाम है, इसको आज के दौर में कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। दोनों का मतलब सेम है, बस टर्म चेंज करी हुई है। तो ये डेबिट नेचर होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है। अब ये डेटर्स आप बहुत अच्छी तरीके से बेड डेट के टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। इसी तरीके से क्रेडिटर भी आप उसी टॉपिक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, और क्रेडिटर्स को प्यार से आज के जमाने में ट्रेड पेबल्स कहा जाता है। और जो आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं उनकी नेचर क्रेडिट नेचर होती है, तो इनको क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए 1920 का। मोटर वैन एक्सपेंस, खुद बोल दिया कि भाई ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए 738 का। थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं 738। उसके बाद आपको लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपके बिजनेस की एक इनकम होती है, और इनकम्स आप हमेशा किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे 224 का। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका टोटल निकालेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे कि यार इसके टोटल बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। तो डेबिट साइड का टोटल निकाल लो और क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लो पहले तो, और जब इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है, और अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो हमने कोई ना कोई चीज आगे पीछे कर दी होगी। तो सब लोग ने अब क्या करना है, इनका डेबिट साइड का टोटल निकाल लेना है और क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लेना है। अच्छा जी, अब इनको प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो 37634 डेबिट साइड पे बन रहा है आप लोगों की कैलकुलेटर्स पे, और क्रेडिट साइड के ऊपर भी 37634 बन रहा है। इसका मतलब हमने जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करी वो सारी की सारी सही जगह पे रिकॉर्ड करी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब सबसे पहले ना आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार इनमें से कौन सी चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं और कौन सी चीजें बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी आपके, अब यहां पे ना हम आपको बताते हैं, जितने भी आपके एसेट्स होंगे, जितने भी आपकी लायबिलिटीज होंगी, और जितने भी आपका कैपिटल गिवन होगा सवाल के अंदर, और ऑब्वियस है कि इसके साथ कैपिटल के साथ साथ जो ड्राइंग्स होंगी, और ये सारे के सारे आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, ये सारे के सारी चीजें, ये सब कुछ जो है, इसको सही करते हैं, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। और उसके बाद जो आपके पास इनकम्स हैं और जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं, ये आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, ये आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, I/S। अब याद रखिएगा कि मैंने जितनी भी चीजें ये सवाल को पढ़ते हुए येलो से मार्क करी हैं, वो सारी की सारी चीजें रिलेट करती हैं
बैलेंस शीट से। और जितनी भी चीजें इस सवाल को पढ़ते हुए मैंने मार्क करी थी या हाईलाइट करी थी ब्लू से, वो सारी की सारी चीजें रिलेट करेंगी आपकी इनकम स्टेटमेंट से, क्योंकि वो तमाम चीजें जो मैंने ब्लू से मार्क करी हैं या तो वो एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, और वो तमाम चीजें जो मैंने येलो से हाईलाइट करी हैं वो या तो कैपिटल है, या तो आपका लायबिलिटी है, या तो आपका रेवेन्यू है। बात समझ रहे? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यार अभी हम लोगों ने क्या करनी है, जो येलो वाली चीजें वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे और जो ब्लू वाली चीजें वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, बट विद एडजस्टमेंट्स। अगर कोई इन चीजों में से कुछ एडजस्ट हो रहा होगा तो पहले उनको एडजस्ट किया जाएगा, एंड आफ्टर एडजस्टिंग दोस थिंग्स उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आ जाओ हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट को अगर आप देखें तो बोलता है नंबर ए, बोलता है द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2954, एंड वी नो दैट के क्लोजिंग स्टॉक हम हमेशा रिकॉर्ड किया करते थे, हम नॉन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी करते थे तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाया करता था। क्लोजिंग स्टॉक एक तो रिकॉर्ड होगा आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाके, और एक क्लोजिंग स्टॉक की सेम वैल्यू आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाके, करंट एसेट्स के अंदर और इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। ये वाली बात याद है ना आपको, इनकम स्टेटमेंट में जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन बनाएंगे तो वहां जाके रिकॉर्ड हो जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर जब आप अपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो करंट एसेट्स की रिकॉर्ड करने के टाइम पे ये आप इस तरीके से उसको वहां पे ले जाकर रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल सी एडजस्टमेंट थी, इसमें कोई खास टेंशन नहीं। अच्छा जी, अगली बात वो बोलता है नंबर 2 बी पार्ट के अंदर, मॉरिस हैज टेकन गुड्स फ्रॉम स्टॉक to the value of 94 for his own use and no entry had been made in the books। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बोलता है कि जो मॉरिस था ना, जो ओनर था, वो कुछ गुड्स उठाता है बिजनेस के अंदर से और घर ले जाता है यूज के लिए। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने सामान उठाया है और घर लेके चला गया है। इसका मतलब ये होगा कि यार इसने जो ये गुड्स उठा के घर लेके चला गया पर्सनल यूज के लिए, इसका मतलब इसने ड्राइंग्स करी हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं, हम ये बेसिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि ड्राइंग्स तीन चीजों की हो सकती हैं, या तो वो ड्राइंग्स करेगा स्टॉक की, या वो ड्राइंग करेगा नॉन करंट एसेट की, या वो ड्राइंग्स करेगा एसेट्स की। बात समझ आती है? यानी कि वो ये तीन चीजों की ड्राइंग्स कर सकता है। तो राइट नाउ उसने जो ड्राइंग्स करी है वो स्टॉक की ड्राइंग्स करी है, तो हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? बड़ी सिंपल सी जनरल एंट्री बनेगी, ये मैं पार्ट बी कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले सर ड्राइंग्स को डेबिट कर दें, तो बेटा ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी कितने से? 974 से, और परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएंगी 974 से। जब भी ओनर गुड्स घर लेके जाता है तो परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है, अगर ओनर कैश घर लेके जाता तो कैश को क्रेडिट किया जाता, अगर ओनर कोई नॉन करंट एसेट, कोई मोटर व्हीकल, कोई फर्नीचर, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई ऐसी चीज घर लेके चला जाता तो फिर उधर हम प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल या किसी नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करते। राइट? अच्छा जी, अब सर इस एंट्री को एडजस्ट कैसे किया जाए? तो बेटा बड़ा सिंपल है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि यार आप लोगों ने जो आपकी ये ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग्स के अंदर एक नॉन करंट एसेट की भी ड्राइंग्स है, और वो 970, अगर मैंने सही देखा है 974 मैंने क्यों लिख दिया है, ये 94 है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये है 94। ठीक है, सवाल के अंदर दिया हुआ है 94। तो अब हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग्स को यहां पे ऐड कर लेंगे ले जाके 94 का, और जो मेरी परचेजेस हैं उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 94 को। सर परचेज में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि बेटा ये उठा के घर पे लेके चला गया परचेजेस को, तो जब ये परचेजेस घर पे लेके चला गया है इसका मतलब आपके बिजनेस से परचेजेस कम हो गई और ड्राइंग्स बढ़ गई। अच्छा जी, आगे आ जाए, जरा अगली चीज देखें। तो अगली चीज क्या है? अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। अब वो आपको बोलता है एडजस्टमेंट नंबर सी, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% इज टू बी रिटन ऑफ ऑन मोटर व्हीकल। बोलता है जो तुम्हारी मोटर व्हीकल है ना, इसके ऊपर 20% का तुमने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो कितनी आसान सी बात करती। अब आप लोग क्या कैलकुलेट करें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अभी लास्ट यही टॉपिक आप पढ़ के आ रहे हैं डेप्रिसिएशन का। अब मोटर व्हीकल पे आपने कितना परसेंट लगाना है? 20% लगाना है। तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आपकी जो मोटर व्हीकल है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है वो है आपके पास 1150 की। तो यहां पे हम उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे मोटर व्हीकल 1150 का, और इसके ऊपर लगा देंगे 20% की डेप्रिसिएशन। अब 1150 पे आप 20% लगा दें तो देखें कितना आता है, 1150 इंटू 20%, तो ये आ गया 230। इसका मतलब ये 230 का क्या है? आपका एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसको मैं कहूंगा ये क्या मैंने कैलकुलेट कर ली, एनुअल डेप्रिसिएशन। और याद रखिएगा ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन है ये भी दो जगह पे जाएगी। एक, सबसे पहले आप इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब जरा देखिएगा, एक सबसे पहले इसको आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में।
और दूसरा आप इसको रिकॉर्ड करेंगे इस डेप्रिसिएशन को अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और जो आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे जब आप अपने नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हुए इस नॉन करंट एसेट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर 230 भी ऐड किया जाएगा। ये जब अभी मैं आगे जाके आपको वर्किंग कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। बट 230 की डेप्रिसिएशन निकालनी थी, वो हमें समझ आ गई, हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर ली, हमें इसके अंदर कोई इशू नहीं। उसके बाद आप आगे आ जाए नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बोलता है रेट्स अमाउंटिंग टू 116 हैड बीन पेड फॉर द हाफ ईयर एंडेड सितंबर 1974। अब तुम अगर नोटिस करो तो यहां पे उसने क्या बोला है, देखो इसने यहां पे बोला है कि यार तुमने एक रेट्स है, रेट एक एक्सपेंस होता है, पहली बात तुमने ये रेट्स पे करे हैं कौन से $116 के, और ये तुमने पे करे हैं हाफ ईयर एंडेड सितंबर 1974। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो ये आपका जो भी रेंट का वो बनता है, क्या कहते हैं अपना, सॉरी रेट्स का जो अमाउंट बनता है, ये आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। नेक्स्ट ईयर का भी हमने कुछ ना कुछ इसमें से रेट्स पे कर दिए हैं। अब इसका तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, सबसे पहले ना मैं तुम लोगों को सिखाता हूं इसको एक कॉन्सेप्चुअल वे से। कॉन्सेप्चुअल वे क्या है, ये पार्ट डी कर रहे हैं। सबसे पहले ना तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार तुम्हारे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तुम्हारे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है, स्टार्ट होता है 1 जुलाई 1973 से और एंड हो जाता है 30 जून 1970, 19 को सही कर लेते हैं, 1974 में। क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारा ये अकाउंटिंग पीरियड है? जो भी एक्सपेंस इस अकाउंटिंग पीरियड में किए गए होंगे उन्हीं एक्सपेंस को इस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है मैंने। अब इस साल जो मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला हूं उसके अंदर वो कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा जो इस साल हुए हैं, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक के दरमियान जो एक्सपेंसेस हुए हैं। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये जो तुमने ये पे किया था, क्या कहते हैं इसको, क्या था ये, रेट्स था, जो तुमने रेट्स पे करे थे वो कब तक के पे कर दिए हैं, 30 सितंबर 1974 तक के पे कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जो रेट्स पे करे ना वो टोटल 6 मंथ्स के करें। अब अगर सितंबर को कोई रेट्स की अमाउंट है जो कि जिसमें 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं सितंबर तक जाके, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा, ये हो रहा होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से। ठीक है, यानी कि आपने जो ये पेमेंट करी होगी, ये पेमेंट यहां पे कहीं करी होगी जरा देखिएगा, 1 अप्रैल को 1974 को। सर आपने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया अप्रैल को करी होगी? बेटा बोल रहा है एंडिंग सितंबर, तो मैंने 6 मंथ्स काउंट कर लिए पीछे जाके कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, और वो 6 मंथ्स कब जाके एंड हो रहे हैं, सितंबर में। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि उसने 1 अप्रैल को ये रेट्स की पेमेंट करी होगी? अब अगर तुम नोटिस करो तो ये जो इसने रेट्स की पेमेंट करी है मेरा बेटा, ये यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड की पेमेंट करी है। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड हो जाएगा यहां पे लाके, राइट, मेरा अकाउंटिंग पीरियड यहां पे आके एंड हो जाएगा। ये बात आप लोग मानते हैं? इसका मतलब आधे साल की पेमेंट इसी साल फॉल करती है और बाकी आधे साल की पेमेंट अगले साल फॉल कर रही है। तुम देखो कैसे सर, बेटा यहां पे देखो गौर से, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि यार आधे साल की जो पेमेंट है मेरी वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रही है, इसी अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करने का मतलब सर, बेटा अगर आप देखो तो क्या वो इधर फॉल कर रही है अकाउंटिंग के अंदर, दिख रहा है आपको? क्या इस वाले पीरियड के अंदर वो अकाउंटिंग पेमेंट फॉल हो रही है, राइट? क्या वो सारी चीजें यहां पे रिकॉर्ड हो रही हैं? देख लो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये ग्रीन पोर्शन वो पोर्शन कहलाएगा जो इस साल फॉल कर रही है आपकी पेमेंट रेट्स की। और बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसको हम लेट सपोज रेड से मार्क कर लेते हैं, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा इस साल से रिलेट नहीं करता बल्कि ये मेरे आने वाले साल से रिलेट करेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा, तो ये जो एक्सपेंस इसने पे करा है ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। देयरफॉर इतना रेट्स का एक्सपेंस मैं इस साल अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सर तो इसका आसान हल क्या है? बेटा ये सोचें कि यहां से लेके यहां तक इसने जो टोटल पेमेंट करी थी रेट्स की वो कितनी करी है, 116 करी है। अब आप ये बात मानते हैं कि इस 116 के अंदर हाफ पेमेंट जो है वो रिलेट करती है आपके अकाउंटिंग पीरियड से और बाकी की हाफ पेमेंट जो है वो रिलेट करती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से।
कॉन्सेप्ट समझे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्या सर हमें हर दफा इतना लंबा करना पड़ेगा? नहीं, ये तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ये होगा तो एक सिंपल एक डिवीजन से, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं मैं आपको। कि जो तुमने 116 की पेमेंट करी है, ये एंडिंग सितंबर 1974 है और ये 6 मंथ्स की पेमेंट है, तो तुमने करी किस दिन होगी? अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, ये जून तक तुम्हारा अपना काउंटिंग पीरियड है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले के 3 महीने जो है वो कौन से हैं? वो अगले 3 महीने तुम्हारे एक्स्ट्रा पेमेंट हुई हुई है, प्रीपेड पेमेंट हुई हुई है इसका मतलब। तो अब तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यहां पे आना है और यहां पे आके तुमने देखना है कि भाई ये जो आपकी पेमेंट है, अब इसका आसान तरीका बताता हूं। आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, मैं पार्ट डी ही करवा रहा हूं। आप उठाते कैलकुलेटर पे 116, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर लेते कि ये कितने मंथ्स की पेमेंट है। तो आप बोलोगे सर ये पेमेंट्स है 6 मंथ्स की। कितने मंथ्स की पेमेंट है? 6 मंथ्स की। तो इसको डिवाइड कर लोगे 6 मंथ से, और फिर तुम ये देखो कि कितने मंथ्स का तुम्हारा प्रीपेड है, कितने मंथ्स का तुमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। सर टोटल 6 मंथ्स की पेमेंट करी है, 6 में से 3 मंथ्स प्रीपेड है और 3 मंथ्स इसी अकाउंटिंग में फॉल कर रहा है। तो जो प्रीपेड अमाउंट है वो आप कैलकुलेट कर लें मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम निकाल लेते हैं, 116 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, तो 116, ठीक है जी, तो आंसर आ रहा है $58। मैं ये बोलूंगा जो $58 है ना, $58 का प्रीपेड एक्सपेंस है। ये क्या है? $58 का प्रीपेड एक्सपेंस है। देखो ये जो मैंने ऊपर आपको लाइन बना के और एक टाइम लाइन बना के और उसके अंदर मैंने आपको एक अकाउंटिंग पीरियड शो करके और फिर करा ग्रीन और रेड से आपको बात समझाया, वो आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बैक इन माइंड अब जा चुका है, सही है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि भाई जितना भी आपने पे करा है उसको न्यूमरेटर में रखें, और जितने मंथ्स की पेमेंट है, हाफ ईयर की पेमेंट है ना, तो हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो उसमें से आप ये देख लो कितने मंथ्स का ये क्या है? प्रीपेड है। तो आपका ईयर एंड कब हो रहा था? जुलाई में। तो जुलाई से ऊपर जितनी भी पेमेंट करी गई है सितंबर तक, वो सारी की सारी क्या है? प्रीपेड है। तो जुलाई के बाद क्या आया था? जुलाई के बाद अगस्त, सॉरी, जून के बाद क्या आया था? जून, सॉरी ये जून है। जून के बाद आया था जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या मैं बोल सकता हूं ये 3 मंथ्स प्रीपेड है? क्या ये जो पोर्शन है ये प्रीपेड का पोर्शन है? तो मुझे प्रीपेड की अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने बोला 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 मंथ से, मुझे पता लग जाएगा $58 का प्रीपेड एक्सपेंस है। आई होप कि ये वाली बात आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ आई होगी कि हाँ ये 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो ये 3 मंथ्स का प्रीपेड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। उसको कैलकुलेट करने का तो ये तरीका है, पेपर में बैठ के ये सब नहीं करोगे, ये तो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक है जो मैं बचपन से आपके दिमागों में बनाता आया हूं कि पीछे एक कॉन्सेप्ट आपके होगा तो आगे आप काम कर सकोगे। अगर पीछे कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो 116 was the total rates paid for 6 months, and out of these 6 months 3 months relate to the next accounting period. It means कि 3 months का क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। So that $58 is prepaid. That $58 is prepaid. Is that clear to everyone what I have explained right now? इसको देख लें और मुझे बताएं क्या ये सारी चीजें वर्ड बाय वर्ड पार्ट डी के अंदर आपको क्लियर है कि कैलकुलेट कैसे होगा। अभी रिकॉर्ड कैसे करना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट असल चीज तो कैलकुलेट करना है ना। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्की बात है, सबको ये बात क्लियर है। नाउ वंस हमने ये वाला काम कर लिया, अब हमें ये देखना है कि इस 58 का हम करेंगे क्या। भाई 58 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस, तो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इस साल के एक्सपेंस होने चाहिए। तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे दो काम करने चाहिए। एक तो जो मेरा रेंट एंड रेट्स है, इस रेंट एंड रेट्स में अगर आप यहां पे देखें तो कितना दिया हुआ है? 718। अब याद रखिएगा इस 718 का जो एक्सपेंस है इसके अंदर ये 58 भी इंक्लूडेड है। हाँ, ये 58 भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपने ये रेट्स पे कर दिए थे ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो इसके अंदर वो 58 भी इंक्लूडेड है। तो मुझे क्या वो 58 इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं सर, वो इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है। तो जब वो इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है तो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट आप इस साल के एक्सपेंसेस को इस साल की इनकम से मैच करते हैं, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को इस साल की इनकम से मैच नहीं करेंगे। तो जो आपने अगले साल का एक्सपेंस इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है 54 का या 58 का, इसको आप क्या करेंगे? इसमें से डिडक्ट कर लेंगे, इसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये $58 का खर्चा इस साल का नहीं है, ये $58 का खर्चा नेक्स्ट ईयर का है, आने वाले साल का है। 1974 का जो मेरा ईयर स्टार्ट होगा उस साल का खर्चा है, ये इस साल का खर्चा नहीं है। ये उस अकाउंटिंग वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसको शो होना चाहिए, यहां पे मेरे एक्सपेंसेस में से इसको डिडक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब मैंने क्या करना है? नंबर वन स्टेप इज आई विल सब्ट्रैक्ट दिस 58 फ्रॉम रेंट एंड रेट्स। क्लियर हो गई बात? इसमें से 58 डिडक्ट कर दूंगा। अच्छा सर फिर बस यही काम करना है? नहीं, जब भी कोई एडजस्टमेंट करते हो तो उसके दो इंपैक्ट्स पड़ते हैं। नंबर वन इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो रेंट एंड रेट्स है, जो आपके रेट्स हैं
वो आपको गिवन है ऊपर कितने के, वो आपको गिवन है 718 के। तो इस 718 में से आप माइनस कर देंगे 54, तो आपके एक्सपेंस वो 58 ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो 718 माइनस 58, तो आपके एक्सपेंसेस कितने शो होंगे, 718 माइनस 58, तो आपके एक्सपेंसेस शो होंगे रेट्स के $660 के। अच्छा सर, आपने बोला दो इंपैक्ट होते हैं, दूसरा इंपैक्ट क्या होता है? बेटा एक बात बताओ, क्या ये $58 आपके अपने हैं जो आपने किसी और की पॉकेट में डाले हुए हैं? हाँ सर, ये हमारे अपने पैसे, हमने एक्स्ट्रा उसको पे करे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, बट अभी तो ये हमारे ही अपने ही पैसे हैं। हाँ जी, तो जब ये आपके अपने पैसे हैं, तो जब आप करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो ये करंट एसेट्स के अंदर आपकी जब हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की बैलेंस शीट्स के अंदर, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे और वहां जब आप करंट एसेट्स लिखेंगे, तो वहां पे एक हेडिंग बनेगी जिसका नाम होगा अदर रिसीवेबल्स। क्या नाम होगा उसका? अदर रिसीवेबल्स। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूं ताकि आप सब लोग को ये नजर आए, और इसको कॉपी कीजिएगा। ठीक है, इसको एज अ फिल्म, एज अ नेटफ्लिक्स मत देखिएगा मेरी क्लासेस को, नोटबुक खोलिएगा, कैलकुलेटर खोलिएगा, सब कुछ आपके पास ही कॉपी होना चाहिए। ठीक है, अदर रिसीवेबल्स। तो उस अदर रिसीवेबल्स में मैं 58 को रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वहां पे जाके मैं आपको ये चीज दोबारा से भी एक दफा क्लियर करूंगा, इसके अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगली एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो नंबर ई है वो बोलता है इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 56, जो आपके पास 56 है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 56 वॉज ड्यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो यह आपका 56 क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है ना, जिसको हम हीट एंड लाइट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, इसमें $56 की एक ऐसी अमाउंट है जो ड्यू हो गई है और तुमने अभी तक पे नहीं की है। और कोई भी अमाउंट ड्यू होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो इसी साल का खर्चा होता है। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरा ये साल चल रहा था और मेरा बिजली का बिल था ₹10,000 का, मैंने वो बिजली का बिल पे नहीं किया, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो बिजली का बिल पे नहीं किया वो इस साल का खर्चा नहीं है? नहीं, वो खर्चा तो इसी साल का है। वो बिजली का बिल इनकर तो इसी साल हुआ है, वो इसी साल बेनिफिट्स या इसी साल बिजनेस करने की वजह से वो खर्चा आपका अराइज हुआ था, तो वो खर्चा इसी साल का है, भले वो ड्यू हो, लेकिन वो खर्चा इसी साल का है। तो अब आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है? इस एडजस्टमेंट के साथ याद रखिएगा, ऊपर आए और ऊपर आके आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है हीट एंड लाइट। अब ये जो हीट एंड लाइट दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितने का दिया हुआ है? 234 का। इसका मतलब 234 अमाउंट आप पे कर चुके हो। जो अमाउंट आपने पे नहीं करी और वो इसी साल का ही ड्यू है अमाउंट, तो वो इसके अंदर आप क्या करोगे? ऐड कर लोगे। तो यानी कि इसके अंदर 234 के अंदर 56 आपने ऐड कर लेना है, बिकॉज दिस इज अक्रूड एक्सपेंस। तो याद रखिएगा, अगर कोई प्रीपेड हो तो उसको माइनस कर दीजिएगा, अगर कोई प्रीपेड हो तो उसको माइनस कर दीजिएगा, और अगर कोई अक्रूड एक्सपेंस होगा तो उसको एक्सपेंसेस में ऐड कर दीजिएगा। सर ये हमने भी पे तो नहीं किया। हाँ बेटा, पे नहीं किया, लेकिन इस साल इनकर तो हो गया ना, राइट? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियल इनकम को रियल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो अपने पास। तो रियल एक्सपेंस कितना बनता है? क्या तुम ये बोलोगे इस साल का रियल एक्सपेंस 234 है? नहीं बेटा, इस साल का रियल एक्सपेंस 234 प्लस 56 होगा, क्योंकि ये 56 भी इसी साल का खर्चा है। ओके, अब बात समझ आ गई कि हम असल खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं देखेंगे हमने कितना पे कर दिया। तो अब आपने जो असल खर्चा पे करना है वो कितना पे करना है? इतना पे करना है। ठीक है, इसके अंदर इसको ऐड करके रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, अब इसकी ट्रीटमेंट देख लें जरा। तो ये जो मैं पार्ट करने जा रहा हूं, अगला पार्ट, ये है आपका पार्ट ई। मैं इधर नीचे वाले पेज पे कर रहा हूं। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है? ये आपका था अक्रूड हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। अब आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है? सबसे पहला काम, जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे और वहां पे आप हीट एंड लाइट लिख रहे होंगे, हीट एंड लाइट, जो कि कितने का था? जो कि था 234 का। 234 का इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे 56। ठीक है, तो 234 प्लस 56, तो ये आ जाएगा आपका 290। और उसके बाद दूसरी चीज, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होती है उसके दो इंपैक्ट्स होते हैं, किसी भी एडजस्टमेंट का एक इंपैक्ट नहीं होता। तो जो दूसरा इंपैक्ट होगा जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो याद रखिएगा ये 56 का क्या है? सर ये एक एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कोई एक खर्चा जो तुमने अभी तक पे नहीं किया और वो इनकर हो चुका है, तो तुम्हारे ऊपर वो उधार है? राइट, हाँ जी सर, उधार है। तो बेटा ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगा। सर करंट लायबिलिटीज में कहां रिकॉर्ड करेंगे? बेटा करंट लायबिलिटीज के अंदर एक हेड बनेगा अदर पेबल्स के नाम से, और उस अदर पेबल्स के अंदर इस 56 को आप
ऐड कर देंगे। सर ये अदर रिसीवेबल और अदर पेबल क्या है, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये अदर रिसीवेबल का नाम या अदर पेबल का नाम हमने कभी नहीं सुना था। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का नाम तो सुना हुआ है, ये अदर का मतलब क्या है? बेटा एक बात याद रखिएगा, ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दो चीजें। नंबर वन, जब अदर रिसीवेबल की मैं बात करूंगा तो अदर रिसीवेबल का मतलब होता है, नंबर वन, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? नंबर वन, प्रीपेड एक्सपेंस, और नंबर टू इसमें एक और चीज है जो आप इंक्लूड करते हैं जिसको हम कहते हैं अक्रूड इनकम्स। क्योंकि ये दोनों का दोनों जो पैसा है ना वो आपका अपना पैसा है। कैसे सर? प्रीपेड एक्सपेंस कैसे हमारा है? बेटा आपने $100 किसी और को दिए में तो वो आपके अपने ही है, अभी आपने उससे कोई काम नहीं करवाया तो वो तो आपके अपने पैसे हैं, चाहे तो वापस ले लें। तो ये आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस, आपका एक एसेट हो जाता है। तो इसको कहां रिकॉर्ड करोगे? अदर रिसीवेबल्स में। सर अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या है? बेटा तुमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी तक उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो तुमने उससे क्या करना है? पैसा लेना है। तो वो तुम्हारे लिए क्या है? रिसीवेबल है। तो अक्रूड इनकम्स को भी कहां रिकॉर्ड किया जाता है? अदर रिसीवेबल्स के हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा सर, तो फिर अदर पेबल्स का जो आपने नाम लिया वो क्या है? बेटा अदर पेबल्स के अंदर दो चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं। नंबर वन, अक्रूड एक्सपेंसेस। सर अक्रूड एक्सपेंसेस क्यों? ये मैं आपको एक पूरा टॉपिक पीछे पढ़ा के आ चुका हूं अक्रूड एंड प्रीपेमेंट का, बस मैं आपको एक रिवाइज करवा रहा हूं कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड किस तरीके से होंगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते थे? ये वो एक्सपेंस है जो तुम्हारे बिजनेस में इनकर हो चुके लेकिन तुमने अभी तक इनको पैसा पे नहीं किया है, ये अभी तक अनपेड है। तो अक्रूड एक्सपेंस तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी है तो वो एक पेबल बन जाएगा। एंड नंबर टू, एडवांस स्लैश प्रीपेड इनकम्स। कभी कभी तुम्हारे बिजनेस में क्या होता है कि तुम्हारा जो क्लाइंट होता है वो तुम्हें एडवांस में पैसा देके चला जाता है। तो जब किसी क्लाइंट का तुम्हारे पास एडवांस में पैसा पड़ा हो तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है। बात समझे? तो इस चीज को अपने पास मेंशन करके रखिएगा कि आपके जो अदर रिसीवेबल्स होते हैं ये आपके एसेट्स होते हैं, ये आपके एसेट्स होते हैं। और इसी तरीके से एक और करंट एसेट होते हैं, और इस तरीके से जो आपकी अदर पेबल्स होते हैं ये आपकी करंट लायबिलिटीज होते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हम लोगों ने सेम सवाल की, जो हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली और हमने इस सवाल को पूरे तरीके से देख लिया। अब हमने क्या करना है? अब हम लोगों ने इसकी एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ कॉपी कर लिया होगा। ये आपके पास बहुत सही तरीके से पूरी चीज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सवाल था जो भी हम कर रहे थे, ये रहा आपके सामने सवाल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने पूरे सवाल का ब्रेकअप देखा, इसको इन डेप्थ इस सवाल का एनालिसिस किया कि यार क्या चीज क्या है और उसके साथ क्या होना चाहिए। एंड देन फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला काम करा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, सेम सवाल की, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? तो आप यहां पे लिखेंगे इनकम, पहले हेडिंग लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और ये है आपकी फॉर द ईयर एंडेड। ये साल कब खत्म हो रहा था? 30th of June मेरे ख्याल से ना, 1974 को। ये आपकी एक इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगी। तो ये आपने एक हेडिंग बना ली पहले। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, ये मैंने इधर ईयर एंडेड लिखा है YE करके। ठीक है, अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट जब भी आप बना रहे होंगे तो आप लोगों के लेवल के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2 कॉलम्स में। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 कॉलम्स बनाने और इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, अब इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले कोई खास टेंशन नहीं लेनी। जिस तरीके से मैंने आपको बातें सिखाई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, आप उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक इनकम स्टेटमेंट है। मैं थोड़ी सी कुछ साइड्स में एक्स्ट्रा लाइंस खींच रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर नजर आता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम इधर बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है मेरा बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप सेल्स के बारे में देखो सवाल में, तो सेल्स आपको गिवन है। ठीक है, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, और सेल्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, आपके सवाल के अंदर कोई सेल्स रिटर्न्स भी नहीं है, तो इसका मतलब 30432 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 30, ये दोनों अमाउंट्स डॉलर में है, 30432 की। एंड देन उसके बाद हम एक हेडिंग डालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग है, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हारा आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ये बात तुम्हें पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन होती है। और अगर आप लोग आके देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपकी वो गिवन है, स्टॉक ये रहा 4030 का। ठीक है, तो यहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं 4030 का ओपनिंग स्टॉक, 4030 का। फिर हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस। अब
परचेजेस रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो परचेजेस है उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। सबसे पहले तो आप परचेज रिकॉर्ड करें 22202 की। अब यहां पे हम देखो रिकॉर्ड करेंगे 22202 की परचेजेस, और इसमें से हम कुछ चीजें लेस करेंगे, जैसे कि सबसे पहली चीज ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक। तो भाई ओनर ने कुछ ड्राइंग्स करनी थी ना स्टॉक की, याद है पहली ये दूसरी वाली एडजस्टमेंट थी जिसके अंदर इसने स्टॉक की ड्राइंग्स करनी थी, और वो कितने की थी 94 की थी। तो हम लोगों ने परचेज में से 94 माइनस कर देना है। तो इसको ऐसे शो करेंगे ड्राइंग ऑफ स्टॉक 94, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट। फिर एक और चीज थी सवाल के अंदर परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड्स नजर आ रहा है ये 158 का, तो ये भी आपकी परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो एक और लेस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न्स। ठीक है, और ये कितने का था परचेज रिटर्न 158 का था, तो यहाँ पे 158 रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर हो गया बात। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, वैसे तो दो तरीके होते हैं इसके, पहले आप लोगों ने परचेजेस की और ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर लिया और फिर आप एक आंसर निकाल लें। ये जो आपके पास आंसर आएगा जरा कैलकुलेट साथ साथ ही कीजिएगा। 4030 प्लस 2202 नहीं था, ये 2202 था, तो इसको रेड से नहीं पर्पल से ही सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस 2202 माइनस 94 माइनस 158, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर कह रहा है आपको 25980। इसको मैं बोलूंगा दीज आर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यार ये जो तुम्हारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास इस पूरे साल अवेलेबल थी बिकने के लिए। इसमें से तुम लेस कर दोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपको एडजस्टमेंट में हमेशा गिवन होगी। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी देखो तो कितनी है आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंटरी है आपके पास 2954 की, तो इस क्लोजिंग इन्वेंटरी को आप रिकॉर्ड कर दें यहाँ पे लाके 2954, और जैसे ही आप क्लोजिंग इन्वेंटरी को यहाँ पे लाके रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, यानी कि आपके पास ये अवेलेबल थी बेचने के लिए और अब आपके पास ये बच गई हैं। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो बिक चुकी होंगी। राइट, ये तुम्हारे पास अवेलेबल थी बिकने के लिए, ये तुम्हारे पास साल के आखिर में बच गई हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो गुड्स बिक चुकी हैं तो उन गुड्स की ही कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स जिनको कहा जाता है। इसका पुराना नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हुआ करता था, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, जो तुमने गुड्स बेच दिए उनकी कॉस्ट कितनी है। तो भाई मेरे पास अवेलेबल इतने थे बेचने के लिए और अब इतने बच गए हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएंगी 2954 की। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 23026। ठीक हो गया। और इन दोनों को आप आपस में, यानी कि आप सेल्स को, जो आपके पास सेल्स आई हुई थी उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से आप सेल्स माइनस कर लें 30432 की। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7406 का ग्रॉस प्रॉफिट। वंस आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर इनकम्स अगर कोई गिवन हो तो ऐड कर दीजिएगा। तो यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे ऐड अदर इनकम्स। यार अदर इनकम्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, अदर इनकम्स के अंदर हमारे पास जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, गेन ऑन डिस्पोजल, इस टाइप की कोई इनकम, कोई रेंट इनकम हो तो वो होगी, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर मुझे याद पड़ता है एक इनकम थी डिस्काउंट रिसीव की 224 की, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। यहां पे लाऊंगा और यहां पे रिकॉर्ड करूंगा डिस्काउंट रिसीव 224, इसको ऐड कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर और एक आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 224, तो ये आ जाएगा 7630। अब तक जो मैं काम कर चुका हूं, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके, इनकम्स ऐड करके पहुंच चुका हूं। अब मेरा जो लास्ट स्टेप होगा वो लास्ट स्टेप होगा इसी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब यहां पे मेरे पास जगह है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा और नेक्स्ट पेज पे जाके सॉरी नेक्स्ट पेज पे जाके मैं क्या करूंगा, मैं मजीद इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद इसको वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। ये कॉपिंग के ऊपर आगे क्यों रुक गया भाई, ऐसा क्या बोल दिया हमने इसको। अच्छा भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के लिए हमें ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। अब पिछला वाला आपका सारा कॉपी हो चुका है। ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं, उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है। ये बीच में एक छोटा सा ग्लिच था तो उसको देख लीजिएगा। ये हम बना चुके हैं, अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस।
अब सोल ट्रेडर के सवाल के अंदर आप एक्सपेंसेस जितने भी हों वो सारे आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इन एक्सपेंसेस को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले आ जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या एक्सपेंसेस हैं। पहला है वेजेस। अब वेजेस के बारे में तुम देखो तो 2694 का वेजेस है, डायरेक्ट लाके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो वेजेस 2694। ठीक है, फिर उसके बाद अगला एक्सपेंस आ जाओ तो अगला एक्सपेंस कौन सा है, रेंट एंड रेट्स। लेकिन याद रखिएगा रेंट एंड रेट्स में कुछ प्रीपेड था तो वो माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट एंड रेट्स। अब ये जो वर्किंग है ना, ये हम लोगों ने जो उस पेपर पे करी है आपने वहां नहीं करनी है, आपने यहां पे रिकॉर्ड करनी है 718। ठीक है, और इसमें से आप माइनस कर देंगे कितना 58, तो यहां पे शो करेंगे आप वर्किंग। ठीक है, कोई भी वर्किंग होगी तो वो यहां शो करेंगे, तो 718 माइनस 58 साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 660। अगले एक्सपेंस पे आ जाए तो अगला एक्सपेंस है आपके पास हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट के साथ भी एडजस्टमेंट थी तो वो एडजस्टमेंट सामने शो करेंगे यहाँ पे, हीट एंड लाइट। मेरे बेटा ये जो तुम्हारा हीट एंड लाइट है ये 234 का था तो यहाँ पे रिकॉर्ड करें 234 प्लस, क्योंकि ये आपका अक्रूड था 56 का तो इसके अंदर आप ऐड करके एग्जामिनर को शो करेंगे कि भाई प्लस कर लो इसके अंदर 56। तो जब हमने इसके अंदर 56 234 में 56 प्लस किया तो ये आ गया 290, तो 290 की वैल्यू यहाँ पे शो करूंगा। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगली चीज क्या है, अगली चीज आपके पास सनड्राई एक्सपेंसेस। अब अगर तुम सनड्राई एक्सपेंसेस को देखो तो वो कितने के हैं, 396 के, उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लीजिएगा सनड्राई एक्सपेंसेस। सनड्राई एक्सपेंसेस को मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, और ये कितने का है कितना था 396। ओके, तो 396 का हमने ये रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आप आगे देखो तो एक और एक्सपेंस है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोटर वैन एक्सपेंस। क्या नाम दिया हुआ है उसने, मोटर वैन एक्सपेंस। मोटर वैन एक्सपेंस कितने का है 738 का, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लें यहां पे लाके मोटर वैन एक्सपेंस। कितना था 738। याद रखिएगा अभी तक मैंने जितने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन थे। तो एडजस्टमेंट में कौन सा एक्सपेंस गिवन था, याद करें, आपका एक डेप्रिसिएशन था, और मैंने आपको बताया था ये आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में जाएगा, तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे यहां पे लाके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक और रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यार ये जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसके साथ तुमने क्या करना है, तुमने सबसे पहले इसको वर्किंग दिखानी है 1150 का 20%, तो यहां पे दिखाओ 1150 का 20%। ठीक है, ऐसे वर्किंग दिखाओ और उसके आगे आंसर लिख दो, और आंसर कितना है, आंसर आया था हमारा 230 का डेप्रिसिएशन आया था, राइट। तो यहां पे मेंशन कर दो 230, और ये तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए, कोई भी एक्सपेंस अब मिसिंग नहीं है। और देखो गौर से, मैंने बोला था जितनी ब्लू वाली चीजें हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जानी है, तो अब तक देखो जितनी मैंने लाइन मार्क्स करी है वो सारी की सारी कहां मार्क हुई हुई है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इसका मतलब ये सारी चीजें मैं इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनका टोटल निकाल लेना है। तो भाई टोटल निकाल लेते हैं, 2694 प्लस 660 प्लस 290 प्लस 396 प्लस 738 प्लस 230, तो ये आ रहा है मेरे पास 5008 का। और ये 5008 को मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था आफ्टर एडिंग इनकम, उसमें से ये इसको माइनस कर दूंगा। इसको आप लोग साथ साथ ऐड करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि भाई कोई ना कोई मिस हो जाए या कोई ना कोई गलती हो जाए। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे 7630 में से, तो इसमें से माइनस करें 7630, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है, एक मिनट, 7630 माइनस 5008, सो इट इज 2622। इसको हम कहेंगे ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है। ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। यानी कि दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया अपना नेट प्रॉफिट को। ठीक है, ये क्या आ गया आप लोगों का, नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज द कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स जो अभी तक हम लोगों ने करी हैं। नाउ यहां तक जो हम लोगों ने अभी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी, आई होप कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना क्लियर तरीके से आ गई होगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हमारी अगली क्लास होगी, उसके अंदर हमें सेम सवाल की, इस सेम क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर उसमें डिटेल में देखेंगे आप बैलेंस शीट में किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी होती है और बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, आपको आज की क्लासेस के अंदर जो मैंने चीजें सिखाई हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट या फिर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।